आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग केटीजी भी कहते हैं, है ना। और केटीजी के साथ साथ ही हम लोग थर्मो भी चलेगा, हमारा थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम लोग लास्ट में थोड़ा सा करेंगे, मैक्सिमम पार्ट हम लोग इसमें कवर इसका थर्मोडायनामिक्स का कर लिया जाएगा। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी, है ना। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, है ना। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, है ना। ड्यू टू मोशन गैस में क्या क्या चीज़ सब चेंजेस होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहला चीज कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी गैस, है ना, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोग अभी से ME से डिनोट करेंगे, और एक होता है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग IE से अब डिनोट करेंगे, है ना। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब टोटल एनर्जी किसी भी गैसेस का या किसी भी बॉडी का हमको निकालना हो तो सबसे पहला उसका काम करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट कर ले, और प्लस उसका जो इंटरनल एनर्जी है, उस दोनों एनर्जी को यदि हम सम कर दें तो उसमें क्या आ जाएगा? हमका टोटल एनर्जी का ऑफ एनी सिस्टम या एनी गैसेस का हमको पता चल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब ही हम लोग पहले जान चुके हैं। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, यदि ये कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है ये एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बल्ब है और ये ग्राउंड से h हाइट पे है, ये कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पे ग्रेविटी जो है इस पे क्या लगा रहा होगा? अपना G भी लगा रहा होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता है वो होता है mgh। m तो इसका मास हो गया, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हो गया किसी के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कितने हाइट पे है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ये होता है ड्यू टू पोजीशन, किसी के रिस्पेक्ट में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, इसका होता है 1/2 mv²। जैसे कोई बॉडी है ना, ये यदि v वेलोसिटी से चल रहा है और इसका मास मान लेते हैं m है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। और ये जितना भी है, जैसे ये यहाँ पे क्या होता mgh, ये जितना हम अभी बात किए हैं ना, ये सारे पोर्शन हम लोग, यदि हमको मैकेनिकल एनर्जी पूछ देता कि मैं किसी भी गैस का मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करो, तो या सीधे लिख दूं, मैकेनिकल एनर्जी जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस दोनों का सम जो कर दूंगा मैं, वो ही आ जाएगा क्या? किसी भी गैस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो होता है
मैकेनिकल बॉडी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है वो लार्ज बॉडी पे होता है। यानी ये जो एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वो बोल सकते हैं हम लोग क्या, हैवी बॉडी, है ना। यानी लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये विजिबल हो सकता है। जैसे कोई अभी ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा था, इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका मास हम लोग जान सकते हैं, इसका वेलोसिटी हम लोग जान सकते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ होगा। सिमिलरली यदि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास कितना है, यहाँ से ग्राउंड से हाइट कितना है, इस पर जी लग रहा है, ये तो हमको पता ही होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू पता ही है। यानी ये सारे की सारी चीज़ क्या होते हैं, विजिबल हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में हमको क्या पता करना होता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किससे बना होता है, हर एक ऑब्जेक्ट एटम मॉलिक्यूल से बने होते हैं मिलके, ये एटम से मिलके बने होते हैं। अब इसके अंदर का जो इंटरनल ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, इसके चलते जो एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो इसके बाहरी स्ट्रक्चर की वजह से हो गया। और इसमें जो ये एटम है ये भी तो कुछ ना कुछ अंदर में वाइब्रेट कर रहे होंगे, अपना इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ लग रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसके चलते भी एक एनर्जी डिफाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इंटरनल एनर्जी को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है काइनेटिक इंटरनल एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जो होता है डिफाइन होता है किसके चलते, ड्यू टू वाइब्रेशन, है ना। जैसे इस सॉलिड में, है ना, सॉलिड में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम्स जो होते हैं वो अपने आप में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं ना, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसके चलते क्या आ जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल काइनेटिक लिखा गया, इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है ड्यू टू इंटरनल मोलेकुलर फोर्स, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं IMF। जैसे कोई भी, जैसे ये दो एटम्स हैं, है ना, इसके बीच का जो जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, IMF जितना हाई होगा उसका पोटेंशियल इंटरनल क्या लिखो, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या होगा, हाई होगा, है ना। और जिसका ये दोनों का बॉन्ड जो है, फोर्स जो है, एक तरह से कह सकते हैं दो एटम के बीच का जितना कम होगा, यानी वीक होगा, वीक के लिए क्या होगा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, वीक होगा, मतलब कम होगा, है ना। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, वाइब्रेशन, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है रिस्पॉन्सिबल कौन सा, IMF, है ना। अब एक चीज देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए, पॉज कीजिए, अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एटम्स हैं, है ना, देखते जाइए, इसमें क्या है, एटम्स भरे पड़े हैं। अब हम इसको क्या करना शुरू किए कि इसको हीट करना शुरू करो, क्या शुरू करो, हीट करना शुरू करते हैं। हीट करने से क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये जो एटम है वो क्या होगा, वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे।
वाइब्रेशन मोड में आते ही मात्र ये जितना वाइब्रेट करेंगे वो उस सामने वाले आइटम्स को भी वाइब्रेशन करवाएं। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलते चलते यानी सारे आइटम्स को क्या करेंगे, वाइब्रेशन मोड में यानी टेम्परेचर यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, वाइब्रेशन इंक्रीज कर गया, और वाइब्रेशन ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिए, हम लोग इंक्रीज कर दिए टेम्परेचर के बढ़ा के। सिमिलरली इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को भी देखते हैं। यदि ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का ये IMF है, इसको क्या करना शुरू किए हम लोग, हीट करना शुरू किए। हीट करने से शुरू करिए तो क्या होगा, इसका वीक बॉन्ड जो है वो वीकर बनते जाएगा, यानी ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये इतना चला गया और यहाँ पे आ गया, तो ये सेपरेशन बताओ, सेपरेशन बढ़ गया ना, सेपरेशन बढ़ गया यानी ये वीक हो गया, तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा, टेम्परेचर राइज किए, IMF क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और IMF डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी हम यहाँ से ओवरऑल कह सकते हैं एक चीज़ इस दोनों के लिए, यानी इंटरनल एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं क्या, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ये भी होता है रिस्पॉन्सिबल किसका, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब देख लो मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं। जैसे अभी एक कोई ब्लॉक था, ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। क्या हमको इसको हीट कर देने से, हीट सप्लाई कर देने से, है ना, क्यों सप्लाई किए हम इसको, क्या हीट सप्लाई करने से ये V से चल रहा था, क्या V मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड था। अब इसी मान लो जैसे कोई वैन है चल रहा है, उसको हम हीट करेंगे, वो मान लो कितना 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कितना 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसको हम हीट करना सप्लाई किए, तो हीट करने से क्या वो 5 किलोमीटर पे चलने लगेगा, हीट का इस पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, है ना। तो यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, कहाँ गया, मैकेनिकल एनर्जी ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम